नमस्कार, मैं हूं रवि और आपका मेरे YouTube चैनल क्लासिफाइड विजडम में बहुत-बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने लुई द 16th की कमजोरियों के बारे में और उसके बाद स्टेट जनरल के गठन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम नेशनल असेंबली के गठन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद संविधान सभा के बनने की प्रक्रिया के दौरान होने वाले घटना जिसमें बेस्टाइल जेल के ऊपर आक्रमण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। जब हम 18वीं सदी के फ्रांस की बात करते हैं तो हमें फ्रांस का समाज दो वर्गों में बटा हुआ दिखाई देता है। एक है कुलीन वर्ग जो कि उत्पीड़क है और दूसरा है सामान्य वर्ग जो कि उत्पीड़ित है। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ा सा इतर है। जो कुलीन वर्ग है वो भी विचारधारा के रूप में दो वर्गों में विभाजित था। एक था मॉडर्न वर्ग, ऐसे लोग जो मॉडर्न विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जो फ्रांस में समानता और न्याय चाहते थे। और दूसरा था ऐसा वर्ग जो ओल्ड रजीम यानी कि पुरानी व्यवस्था में ही बिलीव करता था। ये ऐसा वर्ग था फ्रांस में जो फ्रांस की व्यवस्था में बिल्कुल भी कोई सुधार नहीं चाहता था और जो जैसा चला आ रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए, ये इसकी डिमांड थी। जैसा कि हमने इससे पिछले लेक्चर में भी देखा, जब लुई 16 कुछ सुधार करना चाहता था फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था में, तो ये ओल्ड रेजिम के ही व्यक्ति थे जिन्होंने लुई 16 को ये करने से रोक दिया और मजबूरन वश लुई 16 को स्टेट जनरल को बुलाना पड़ा। आज हम ऐसे एक व्यक्ति की बात करेंगे जो मॉडर्न ख्यालों का था और एनलाइटनमेंट के आइडिया जैसे कि लिबर्टी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। इसका नाम था इमैनुअल जोसेफ सीएस। इसे बेसिकली अबे सीएस भी कहा जाता था क्योंकि फ्रेंच में अबे का मतलब होता है प्रीस्ट। इमैनुअल एक फ्रांसीसी पुरोहित था। ये एक राजनीतिक विचारक था और एक क्रांतिकारी भी था। इमैनुअल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ अपने एक पैम्फलेट के लिए जो इसने जनवरी 1789 में पब्लिश किया, जिसका टाइटल था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। इस पैम्फलेट में इमैनुअल ने 3 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द थर्ड स्टेट और इसका आंसर इसने दिया एवरीथिंग। इसका मानना था कि थर्ड स्टेट ही एवरीथिंग है, वही है जो सारे के सारे काम करता है फ्रांस में, सारी की सारी खेती बाड़ी करता है फ्रांस में और सारा का सारा टैक्स भी थर्ड स्टेट ही देता है। जो इसका सेकंड सवाल था वो था व्हाट हैज इट बीन टिल नाउ इन द पॉलिटिकल ऑर्डर, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में थर्ड स्टेट का अभी तक क्या स्थान है, और उसका आंसर इसने दिया नथिंग, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में फ्रांस में थर्ड स्टेट का कोई भी स्थान नहीं है। जो इसका थर्ड क्वेश्चन था वो था व्हाट डज इट डिमांड टू बी, यानी कि ये क्या बनने की आशा रखता है, और उसका आंसर था समथिंग, यानी कि ये अपने हक और न्याय चाहता है फ्रांस की पार्लियामेंट से। इमैनुअल का मानना था कि थर्ड स्टेट ही असली शक्ति है फ्रांस की, और इमैनुअल बोलता था कि राजनीतिक शक्ति, समानता और जस्टिस पाने का पूरा पूरा अधिकार है थर्ड स्टेट का। वो इमैनुअल जोसेफ ही था जिसने पहली बार नेशनल असेंबली का प्रस्ताव रखा स्टेट जनरल में थर्ड स्टेट के प्रतिनिधियों के सामने। अगली हमारी हेडिंग नेशनल असेंबली रहेगी। अगर आप इसे महज इतिहास की एक तारीख के रूप में देखेंगे तो आपको यह एक योजना दिखेगी जहां पर आम जनता के प्रतिनिधि बैठकर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा देश जो लोकतांत्रिक ना होकर राजतंत्रीय हो, जहां पर एक निरंकुशवादी राजा पूरी ताकत के साथ सत्ता पर बैठा हुआ हो, और एक ऐसा तंत्र जो सदियों से असमानता और अन्याय के साथ चला आ रहा हो और आज तक इसे किसी ने चुनौती देने की हिम्मत नहीं की हो। एक ऐसा वर्ग
जिसके पास सारी की सारी सैनिक और राजनीतिक शक्ति हो, और दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग जो कि निहत्था हो। इसके पास ना कोई सामाजिक, ना राजनीतिक और ना ही कोई आर्थिक शक्ति हो। फिर एक दिन ये वर्ग राजा के शासन को मानने से इनकार कर देता है। ये बोलता है कि हम अपना संसद खुद बनाएंगे और उसमें अपने संविधान का निर्माण करेंगे। यही नहीं, ये बोलता है कि राजा को भी और उसकी सत्ता को भी हमारे संविधान के हिसाब से चलना होगा। ये थी फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत, जिसकी नींव नेशनल असेंबली से पड़ी। अब अबेसियस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब स्टेट जनरल की मीटिंग हुई तो अबेसियस ने थर्ड स्टेट का प्रतिनिधित्व इस मीटिंग में करा। जब कॉमन पीपल की डिमांड्स को कुलीन वर्ग ने मानने से इनकार कर दिया तो अबेसियस ने बेसिकली एक प्रस्ताव रखा थर्ड स्टेट के प्रतिनिधियों के सामने 10 जून 1789 को। इन्होंने बोला कि आपको एज अ कम्यून, यानी कि एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ फ्रांस, अपनी ताकत राजा को दिखानी होगी और इसके लिए आपको एक मीटिंग रखने की जरूरत है, जिसे आप अरेंज करेंगे अपनी शर्तों पर। इन्होंने बोला कि बेशक आप बाकी दोनों वर्गों को भी इनवाइट करें इस मीटिंग में, लेकिन उनके लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 दिन लगे थर्ड स्टेट के प्रतिनिधियों को इसमें अमल करने में और 12 तारीख से इसके ऊपर चर्चा शुरू हुई। अंत में 17 तारीख को थर्ड स्टेट ने खुद को नेशनल असेंबली यानी कि राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया और इन्होंने बोला ये किसी वर्ग विशेष की सभा नहीं है, बल्कि ये लोगों की सभा है, सिटीजन्स ऑफ फ्रांस की सभा है। इन्होंने ये साफ कर दिया कि आप सादर आमंत्रित हैं हमारी सभा में, लेकिन आप आए चाहे ना आए, हम राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस करेंगे। ये देखते हुए ऑब्वियस सी बात है, लुई 16 ये नहीं चाहेगा कि कोई सत्ता उसको चुनौती दे। तो लुई 16 ने वो ऑडिटोरियम जिसमें सभा होनी थी उसे बंद कर दिया। इस ऑडिटोरियम का नाम था साले दे मेनू पलाजेर, जो वर्साय शहर में था, और इसी में स्टेट जनरल की मीटिंग भी हुई थी। लुई 16 ने यह बहाना बनाया कि 2 दिन बाद यहाँ पर एक रॉयल स्पीच होनी है, जिसके लिए यहाँ लकड़ी का काम होना बाकी है। असेंबली ने अब निर्णय लिया कि हम लोग एक पास के ही टेनिस कोर्ट में जाकर अपनी सभा करेंगे। 20 जून 1789 का वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन टेनिस कोर्ट ओथ हुई। यहां पर थर्ड स्टेट के प्रतिनिधियों ने यह शपथ ली कि जब तक हम फ्रांस को एक नया संविधान नहीं दे देते तब तक हम यहां से हिलेंगे भी नहीं। ये देखते हुए जो पुरोहित वर्ग का मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे, प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी नेशनल असेंबली को ज्वाइन किया और 47 नोबेलिटी ने भी इन्हें ज्वाइन करा। 27 जून आते आते जो रॉयल पार्टी थी, यानी कि राजा और उसके सहयोगी थे, उन्होंने भी ओपनली अपनी हार स्वीकार करी और नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। लेकिन एक तरफ जहां फ्रांस का नया संविधान लिखने की बात हो रही थी, वहीं पर क्रांतिकारी सड़कों पर उतरकर विद्रोह कर रहे थे पूरे के पूरे फ्रांस में, और राजा ने इनके खिलाफ अपनी आर्मी उतार दी थी। आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से फ्रांस में एक तरफ वर्साय शहर के टेनिस कोर्ट में फ्रांस के लिए एक नया संविधान लिखा जा रहा था, जिसमें तीनों वर्ग के प्रतिनिधि समान नागरिकता के साथ बात कर रहे थे, समानता के साथ बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ फ्रांस के क्रांतिकारी सड़कों पर उतरकर विद्रोह कर रहे थे। इसमें 2 इंसिडेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
एक है बेस्टाइल जेल का तोड़ा जाना और दूसरा है वुमेन्स का मार्च वर्साई शहर में, जहां पर वो राजा को मजबूर कर देते हैं पेरिस शहर में आने के लिए। जैसा कि नेशनल असेंबली में फ्रांस के तीनों वर्गों के बीच एक आम सहमति बनती है, नोबल, क्लर्जी और कॉमन पीपल मिलकर एक समझौता करते हैं कि फ्रांस में एक नया संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें राजा के पास कुछ शक्तियां तो होंगी, लेकिन उसकी सारी शक्तियों को एक संविधान के दायरे में लाया जाएगा। इसकी शुरुआत होती है फ्रांस की राष्ट्रीय संवैधानिक सभा के द्वारा, जिसकी नींव टेनिस कोर्ट ओथ में 1789 में पड़ती है। फ्रांस का संविधान पूरा होने में लगभग 2 साल का समय लगता है और 1791 में ये संविधान पूरा होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये 2 साल बहुत आराम भरे रहते हैं। फ्रांस में ये 2 साल पूरे की पूरी तरह उथल पुथल भरे होते हैं। एक तरफ वर्साई शहर में फ्रांस का नया संविधान लिखा जा रहा होता है और दूसरी तरफ क्रांतिकारी सड़कों पर उतरकर राजा की सेना के खिलाफ जन विद्रोह कर रहे होते हैं। एक तरफ रिफॉर्म्स और दूसरी तरफ रेवोल्यूशन एक साथ चल रहे होते हैं। इन्हीं में से एक घटना थी स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल की, यानी कि बेस्टाइल के ऊपर आक्रमण की। बेस्टाइल बेसिकली एक फोर्ट्रेस प्रिजन यानी राजा की जेल थी, जो फ्रांस के पेरिस शहर में थी। अब इसकी शुरुआत हुई नेकर से। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने लुई द 16th के फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में नेकर की बात की थी, जहां पर वो कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करता है और इसी दौरान उसे उसके पद से डिसमिस कर देते हैं। लेकिन हमने उस समय पर एक घटना का जिक्र नहीं किया, जिसका जिक्र हम अब करेंगे। तो 1781 में नेकर एक रिपोर्ट छापता है, जिसे कहा जाता है रिपोर्ट टू द किंग। इस रिपोर्ट को नेकर राजा को सौंपता है और उसी के साथ साथ इसे पब्लिक के लिए भी उपलब्ध करा देता है। अब फ्रांस के इतिहास में इससे पहले कभी भी किसी मिनिस्टर ने किसी गुप्त रिपोर्ट को इस तरह से पब्लिक को पब्लिश नहीं करा होता है। तो ये सीधे सीधे राजा की शक्तियों की अवहेलना होती है। इतना ही नहीं, नेकर इस रिपोर्ट के आंकड़ों को पूरी तरह से बदल देता है। नेकर इस रिपोर्ट के द्वारा दिखाता है कि उसके आने के बाद फ्रांस की आर्थिक स्थिति पूरी तरह सुधर चुकी है और अब फ्रांस के ऊपर कोई भी डेब्ट या उधार नहीं है। अब फ्रांस की इकोनॉमी सरप्लस में चल रही है और ये सारी बातें पूरी तरह से झूठ होती हैं। ये नेकर ने सिर्फ और सिर्फ जनता की सहानुभूति पाने के लिए किया होता है और इसी पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करने के लिए जो फ्रांस की कोर्ट होती है वो नेकर से कहीं ना कहीं दुश्मनी कर लेती है। इसके अलावा दो और लोग नेकर को बिल्कुल नापसंद करते हैं। एक थी मैरी एंटोनेटे, राजा की वाइफ, और दूसरे थे कॉम्टे डी आर्टोइस, राजा के भाई। इसके अलावा जो किंग की प्रीवी काउंसिल थी, यानी सलाहकार समिति थी, उसने भी नेकर को उसके पद से हटाने के लिए गुजारिश की और 1781 में राजा ने नेकर को उसके पद से हटा दिया। तो नेकर का चैप्टर यहीं क्लोज हो जाना था। लेकिन आया साल 1789, जब राजा को मजबूरीवश स्टेट जनरल का गठन करना पड़ा, जहां पर उसे थर्ड स्टेट के प्रतिनिधियों से बातचीत करनी थी। राजा को पता था कि नेकर आम जनता का चहेता है और नेकर ही वो व्यक्ति है जो आम जनता और कुलीन वर्ग के बीच एक आम सहमति बनाने में मदद कर सकता है। तो 1789 में राजा ने नेकर को दोबारा से उसके पद में
स्थापित कर दिया। लेकिन जैसा कि हमने देखा, स्टेट जनरल अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाई और थर्ड स्टेट की डिमांड खारिज कर दी गई कुलीन वर्ग के द्वारा और थर्ड स्टेट ने वॉकआउट कर दिया और अब दोबारा से नेकर को उसके पद से हटाने की योजनाएं बनने लग गई। इसका मौका नेकर ने स्वयं ही दे दिया, राजा को एडवाइस करके उसकी सेना के खिलाफ। अब जब फ्रांस में क्रांतिकारी उपद्रव करने की कोशिश कर रहे थे और राजा को ये शंका थी कि कभी भी फ्रांस के शहरों में, स्पेशली पेरिस में दंगे हो सकते हैं, तो राजा ने कुछ बाहर से भाड़े के सैनिक बुलाए और सड़कों पर तैनात कर दिए। नेकर ने राजा को एडवाइस किया कि वो ऐसा ना करे और राजा को ये साफ साफ उसकी शक्ति के ऊपर चुनौती दिखी और 11 जुलाई 1789 को नेकर को उसके पद से बिना कोई नोटिस दिए हटा दिया गया। इस बात को देखकर पेरिस की जनता आग बबूला हो गई और वो सड़कों पर उतरकर दंगे करने लग गई। बेसिकली पेरिस की जनता ने दो अनुमान लगाए। पहला था जो लुई 16 का एक्शन था नेकर को उसके पद से हटाने का, वो उन्होंने सीधे सीधे बोला ये असेंबली के अगेंस्ट है। कहीं ना कहीं राजा असेंबली को कमजोर करना चाहता है और ऐसे लोग जो असेंबली के लिए अच्छे नियम बना सकते हैं उन्हें हटाना चाहता है। दूसरा था राजा द्वारा बुलाए गए फॉरेन मर्शनरीज यानी भाड़े के सैनिक। आम जनता का ये मानना था पेरिस के कि ये सैनिक राजा ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बंद करने के लिए बुलाए हैं। इससे नाराज होकर आम जनता सड़कों पर उतरकर दंगे करने लग गई और इसमें इनका साथ दिया गया पेरिस के फ्रेंच गार्ड ने। फ्रेंच गार्ड बेसिकली वेपन से लैस थे और उसी के साथ इनके पास सैनिक ट्रेनिंग भी थी। 14 जुलाई 1789 को इस भीड़ ने बेस्टाइल की जो फोर्ट्रेस प्रिजन यानी राजा की जेल थी उसके ऊपर हमला कर दिया। इस हमले के बेसिकली दो रीजन थे। पहला था वेपन। अगर आपको राजा की सेना से लड़ना है तो आपको हथियारों की जरूरत है और बेस्टाइल जेल से बेहतर जगह आम जनता को और कोई नहीं लगी जहां से वो वेपन पा सकते हैं। दूसरा था सिंबल ऑफ रॉयल पावर। अब ये जो बेस्टाइल जेल थी पेरिस की, ये एंशियंट रजीम के समय से यानी पुरानी व्यवस्था के समय से ही क्रूरता का प्रतीक रही थी। अलग अलग राजाओं ने यहाँ पर बहुत से आम नागरिकों के ऊपर अपनी क्रूरता दिखाई थी और आम जनता इस जेल से नफरत करती थी और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इस जेल को पूरी तरह से खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इसी दौरान उन्होंने जेल में कैद 7 प्रिजनर्स को भी आजाद कर दिया। ये भीड़ यहीं नहीं रुकी। इन्होंने पेरिस के गवर्नर मार्कस बर्नार्ड को पहले पीटा और उसके बाद उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उसका सर एक स्पाइक में टांग कर पूरे पेरिस शहर में घुमाया। और जब ये सिटी हॉल की तरफ वापस आ रहे थे उस समय पर इन्हें पेरिस का मेयर मिला, जैकस दे फ्लेकस, और इन्होंने उसका भी मर्डर कर दिया। अब पेरिस पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर खो चुका था। आम जनता ने डिसाइड किया सत्ता को अपने हाथ में लेने का और मार्कस दे लाफयाटे को कमांडर बनाया गया नेशनल गार्ड ऑफ पेरिस का। अभी तक राजा भी कहीं ना कहीं हार मान चुका था और राजा ने बैक डाउन कर दिया, अपनी आर्मी वापस बुला ली।
दूसरे व्यक्ति थे जीन सिल्वियन बेली, जिन्हें सिटी मेयर बनाया गया एक नए गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर के अंडर, जिसे बोला गया कम्यून यानी कि कॉमन। 17 जुलाई तक राजा भी कहीं ना कहीं समझौते की तलाश में था और 17 जुलाई को राजा ने पेरिस विजिट किया और रेवोल्यूशनरीज का जो ट्राई कलर कॉकेट यानी एक तरह का 3 रंगों का बैच था उसे स्वीकार कर लिया। पेरिस शहर में 2 नारे गूंजे, लॉन्ग लिव द नेशन, लॉन्ग लिव द किंग, और नेकर को उसके पद पर दोबारा से स्थापित कर दिया गया। लेकिन अब ये विद्रोह फ्रांस के शहर शहर में हो रहे थे और फ्रांस का कुलीन वर्ग बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और इन्हीं में से काफी सारा ऐसा कुलीन वर्ग का हिस्सा था जो भागकर अपने पड़ोसी देश चले गया और इन्हें कहा गया एमिग्रेस। अब ये कुलीन वर्ग सदियों से सत्ता का भोग करता आया था, तो इतनी आसानी से तो ये सत्ता छोड़ने वाला था नहीं, तो इसने फॉरेन में रहते हुए काउंटर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को फंड करना चालू कर दिया और उसके साथ ही जिन जिन फॉरेन कंट्रीज में ये गए वहां के मोनार्क्स राजा से अपील की कि वो उन्हें सैनिक सहायता दे काउंटर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए। जुलाई का अंत आते आते संप्रभुता की भावना पूरे के पूरे फ्रांस के देश में तेजी से फैल गई। जो ग्रामीण इलाके थे वहां पर आम जनता अपनी ही मिलिशिया बना रही थी फॉरेन इन्वेजन के अगेंस्ट। इसके साथ ही जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, सामंत थे, उनके ऊपर हमले होने लग गए और उनकी जायदादों को लूटा जाने लग गया। इसे फ्रांस में द ग्रेट फेयर का नाम दिया गया। इस दौर में फ्रांस के कई सारे शहरों में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से फ्रांस में नए नए संवैधानिक सुधार हुए और कौन कौन से क्रांतिकारी घटनाओं को फ्रांस की जनता ने अंजाम दिया। धन्यवाद।